प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हम केशव की संवाद योजना पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए हमने देखा कि कवि केशव की संवाद योजना बहुत सुंदर है और उनकी पात्रानुकूलता, पात्रों की प्रत्युत्पन्नमति और शिष्टाचार पूर्ण बोले गए संवाद हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। केशव की संवाद योजना की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उनकी अगली विशेषता पर हम चलते हैं और वो है व्यंग्य। केशव के संवादों में व्यंग्य और वाग वैदग्ध्य की भरमार है। केशव के पात्र एक दूसरे पर इस तरह से व्यंग्यवाण का प्रहार करते हैं कि उन्हें सुनकर अनायास ही नई स्फूर्ति और नई तेज ओज और नए उत्साह का संचार हो जाता है। रावण ने अंगद से जब उसका और उसके पिता बाली का परिचय पूछा तब अंगद कितने रोचक ढंग से व्यंग्य प्रहार करता हुआ उत्तर देता है। कौन के सुत बाली के, यह कौन बाली न जानिए, कांख चांप जो तुम्हें सागर साथ नहात बकानिए। इस तरह के चुटीले व्यंग्य संवाद, व्यंग्य से भरे हुए व्यंग्यात्मक संवाद निश्चित ही सुंदर बन पड़े हैं। केशव के काव्य संवादों की अगली विशेषता है नाटकीयता। केशव के संवादों में सर्वत्र नाटकीयता का गुण विद्यमान है, क्योंकि रामचंद्रिका में वर्णित संवादों के समय पाठकों के सामने दोनों पात्रों का चित्र अनायास ही मानस पटल पर अंकित हो जाता है और वे दोनों पात्र भी आदि से अंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते चलते हैं। उदाहरण के लिए रावण संवाद सारा अभिनेता के गुण से भरा हुआ है। उसमें छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत दोनों बलशाली योद्धाओं अपनी अपनी बातों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की चुटकियां लेते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते दिखाई देते हैं। जैसे रावण कह रहा है, बाण न बात तुम्हें कई आए। इसे सुनकर बाण भी तुरंत उत्तर देता है, सोई कहो जिय तो ही जो भावे। इस पर रावण तनिक गंभीर होकर कहता है, का करी हो, हम यों ही बरेंगे। यह सुनकर बाण भी गंभीरता से उत्तर देता है ये राज करी सो करेंगे। यानी छोटे संवाद बड़े चुटीले हैं। अगली विशेषता है कूटनीति। केशव के संवादों में जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति से भरे हुए हैं। केशव एक दरबारी कवि थे और राज दरबार में चलने वाले दांवपेचों को भली प्रकार जानते थे। यही कारण है कि कवि केशव अपने संवादों में कूटनीति, भेदनीति अथवा राजनीतिक दांवपेच के चित्र अंकित करने में सफल हुए हैं। अंगद रावण संवाद मानव राजनीतिक दांवपेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ रावण और अंगद की व्यंग्यात्मक चर्चा साथ ही साथ कूटनीति और राजनीतिक दांवपेच की भी अच्छी झांकी मिल जाती है। जब रावण ये देखता है कि अंगद पर अपना रोब नहीं जम रहा तब वह भेद नीति का सहारा लेता है और उसे अपनी ओर मिलाने के लिए जो उकसाता है। कहता है, नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे। आठों आठ दिशा बलिदय अपनों पदलय पितुजा लगी मारे। तो से सपूत ही जाय के बाली अपूतन की पदवी पगधारे। अंगद संग ल मेरो सबे दल आजू ही क्यों न हते बपू मारे। इतना ही नहीं, रावण नीति की दुहाई देता हुआ अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए अंगद को उकसाने के लिए यहाँ तक कहता है कि जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश, तासों जीवत ही मर्यो लोग कहें तज आस। परंतु अंगद इतने पर भी पसीजता नहीं है
और वो रावण को खरी खोटी सुनाता है। तब रावण अंगद को राज्य का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करता है। उर्सी अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक बात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण राम ही संगारो, सकल वानर राज तुम्हें करो। इस पर अंगद जली भुली बातें सुनाता चला जाता है। तब रावण भय दिखाकर अंगद को अपनी ओर मिलाने के लिए दांव चलता है। कहते हैं, मेरी बड़ी भूल कहाँ कहो रे, तेरो कहो दूत सबे सहोरे, वह जो सबे चाहत तो ही मार्यो, मारो कहाँ तो ही जो दैव मारे। रावण का यह बाण भी खाली जाता है। तब रावण अंगद के सामने क्रोध ने दिखाकर कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिन्हें राम यदि मान ले तो वह सीता को लौटाने के लिए तैयार हो जाएगा। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त है, दे ही अंगद राज तो कहीं मार वानर राज को। परंतु अंगद इस प्रलोभन भरी शर्त का भी असर नहीं होता और रावण के सभी कूटनीतिक दांव पेच व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस तरह केशव के संवाद साम दाम दंड और भेद के साथ राजनीति या कुटिलता के दांव पेचों से भी परिपूर्ण है। इनके संवादों की अगली विशेषता है पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। केशव के संवादों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये दिखाई देती है कि उसमें पात्रों के अनुरूप आतंक, क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर और मर्मस्पर्शी व्यंजना मिलती है। रावण बड़ा ही क्रूर, दुस्साहसी, कठोर, क्रोधी, निष्ठुर और निर्मम शासक था। वह देवताओं का प्रबल शत्रु था तथा सारे देवता उसके आतंक के मारे थर्राते थे। इतना ही नहीं, रावण की क्रूरता के मारे उसके दरबार में आतंकपूर्ण वातावरण छाया रहता था। उसी वातावरण का चित्र कवि केशव ने प्रतिहार के कथन द्वारा बड़ी सजीव ढंग से अंकित किया है। यहाँ प्रतिहार अभिमानी और आतंकवादी रावण के दरबार में बैठे हुए देवताओं को फटकारता हुआ कह रहा है, पढ़ो विरंचित मौन वेद, जीव सोर छाड़ी रे, कुबेर बेर कह कही, न जच्छ बेर मांडी रे, दिनेश जाए दूर बैठ, नारदादि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह ये रावण की सभा है, इंद्र की सभा नहीं। अतः यहाँ देवताओं को रावण के प्रतिहार के कथनानुसार ही बैठना पड़ेगा। उक्त कथन में रावण के सर्वथा अनुकूल ही उसके दरबार में विद्यमान आतंक की सजीव व्यंजना हुई है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कवि केशव के काव्यों में, संवादों में ध्वनि का बड़ा सौंदर्य था। केशव के संवादों में वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि का सौंदर्य पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत रावण जब हनुमान से बंधन का कारण पूछ रहा है, तब हनुमान बड़े ही कौशल के साथ अपने बंधन का कारण बताते हुए जो उत्तर देते हैं, उसमें वस्तु स्थिति की बड़ी ही सुंदर व्यंजना है। रावण कहता है, कैसे बंधायो? हनुमान कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेख हो। इसका तात्पर्य ये है कि मैंने आंख से तेरी स्त्री का स्पर्श किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे बंधन में पड़ना पड़ा, किंतु तेरी क्या दशा होगी, क्योंकि तू तो पराई स्त्री का अपहरण करके ले आया है और तूने तो शरीर से भी उसका स्पर्श किया। इसी तरह की वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि का सौंदर्य केशव के संवादों में पर्याप्त रूप से विद्यमान रहता है। केशव के संवादों में पात्रों के नामांकनों पर भी बड़ी सफलता मिली है। केशव ने अपने संवादों में प्राय राम कयो, रावण बोल्यो, अंगद कही आदि लिखकर पात्र निर्देश को स्थान देना उचित नहीं समझते। केशव ने नाटकों की भांति पात्रों के नाम अलग अलग कर रख दिए हैं। इससे काव्य में नाटकीयता आ गई है और काव्य और नाटक का सुंदर समन्वय हो गया है। जैसे रावण हो पठये सो कौने,
यूं तुम्हें क्या काम है। अंगद कहता है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। इस तरीके से ये विद्वता से भरे हुए सुंदर संवाद केशव की संवाद योजना की विशेषताओं को लक्षित करते हैं। धन्यवाद।